बैठे। थैंक यू सर। कैसी है अंकिता? ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकिता है। मैं झारखंड के चतरा जिले से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन रामनारायण मेमोरियल कॉलेज हंटरगंज से हिंदी विषय में की है और मेरी रुचि हिंदी कविता लेखन में है। अच्छा, चतरा का विशेषता कुछ बताइए। मैम वहाँ पे 2 ऐतिहासिक स्थल है। मैम एक खोरी में भद्रकाली मंदिर है जो शांति शताब्दी का है और मैम एक हंटरगंज प्रखंड में कौलेश्वरी पर्वत है। अच्छा, ये बताइए कि आप चतरा जिला में क्या क्या समस्या देखती हैं जो महिला और बच्चों से रिलेटेड है? मैम ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण और अशिक्षा है महिला और बच्चों में, और मैम गरीबी है और अंधविश्वास। जैसे बोले कि आप कुपोषण है, तो कुपोषण के लिए मान लिया आपको सजेशन देने के लिए कहा जाए कि एक संतुलित डाइट में क्या क्या होना चाहिए? मैम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और मैम ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सबका एक सोर्स बताइए, जैसे कार्बन, प्रोटीन, विटामिन्स। जी मैम प्रोटीन्स के लिए दाल, सोयाबीन, और कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी चावल, और मैम विटामिन्स के लिए फल और सब्जी होना चाहिए। जी। अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों की कमी है तो कौन कौन सा डिजीज पॉसिबल है? मैम प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशीओरकर हो सकता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है और मैम विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है। सी की कमी से? सी की कमी से अस्कर्वी। और अगर ई की कमी हो गई तो? मैम जनन क्षमता में कमी और स्किन डिजीज भी हो सकता है। जी, स्किन डिजीज। और कार्ब अगर कम हो गया तो? मैम उनका एनर्जी लॉस रहेगा। एनर्जी लॉस रहेगा। जी। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बच्चा कुपोषित है? उसका वजन कम होगा और उसका चेहरा सूखा हुआ होगा। अच्छा, वजन कम होगा और चेहरा सूखा हुआ रहेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान है कि अगर कुपोषित बच्चे हैं तो? मैम आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें टेक होम राशन मिलती है और HCM मिलती है। अच्छा। और मैम विद्यालय स्तर पे मिड डे मील दिया जाता है। अगर अति कुपोषित बच्चे हैं, मतलब सैम कंडीशन में, तो उनको टेक होम राशन का कितना पैकेट दिया जाता है? मैम 6 पैकेट। 6 पैकेट दिया जाता है। शिशु शक्ति खाद्य पैकेट सुनी है, झारखंड में क्या है वो? मैम ये रिम्स में डॉक्टर के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी रहता है। जैसे कि इसमें सारे ग्रेन्स और सोया फ्लोर और मिल्क पाउडर रहता है। अच्छा, आप बोली कि आपने अपने समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी देखी हैं। कौन कौन सी कुरीतियाँ आपको दिखती है? मैम डायन प्रथा का। अच्छा, डायन प्रथा है। क्यों डायन प्रथा अभी तक इतना, मतलब 2025 आ गया और डायन प्रथा आपको लगता है कि समाज में है? मैम उन्हें जानकारी नहीं है बीमारी के पीछे जो कारण है और उनका शिक्षा हो सकता है मैम। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उतने तार्किक नहीं होते हैं, तो वो बीमारी का कारण समझ नहीं पाते हैं और डर और भय के कारण किसी महिला को या किसी व्यक्ति को उसका दोषी बता देते हैं। अच्छा, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको 16 साल तक वैक्सीन दिया जाता है। कौन कौन से प्रमुख वैक्सीन हो सकते हैं? मैम स्टार्टिंग में नवजात अवस्था में BCG की वैक्सीन दी जाती है और मैम OPV पोलियो का वैक्सीन और मैम DPT का वैक्सीन दिया जाता है और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन दी जाती है। और भी कोई वैक्सीन है? और मैम किशोरी को एक वैक्सीन दी जाती है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। हाँ, वो गर्भाशय कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। हाँ, ये बताइए कि अगर कोई 50+ महिला है और सऊदी अरब की यात्रा करना चाहती है या अफ्रीका की यात्रा करना चाहती है तो क्या उसके लिए कोई वैक्सीन है? मैम रिकॉल नहीं कर पा रहे अभी, बट है ना? जी। अच्छा, ठीक। ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि हमारे जो महिलाएं हैं वो सशक्त नहीं हैं? मैम वो डिसीजन मेकिंग उनमें नहीं होता है और ज़्यादातर योगदान उनका घर के अंदर होता है। अच्छा। और वो बाहर की दुनिया से थोड़ा कम अवेयर रहते हैं, तो इसलिए लगता है मैम कि सशक्त नहीं है। तो झारखंड गवर्नमेंट इसका समाधान कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट? जी मैम।
क्या क्या योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रही है, खास तौर पे शिक्षा के मामले में? मैम शिक्षा के मामले में एक सावित्रीबाई फुले स्कीम है। इसमें स्कूल स्तर पे जो बच्चियां होती हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। और मैम एक सुकन्या समृद्धि योजना है, ये इसमें एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है बच्ची के नाम पे, और उसके लिए सरकार भी उसमें कुछ अंशदान देती है, और जो बच्ची के माता पिता होते हैं वो भी उसके सिक्योर फ्यूचर के लिए फंड पैसा जमा करते हैं। अच्छा, बाल विवाह रोकने के लिए कोई स्कीम है क्या? मैम ये सुकन्या समृद्धि योजना कह सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही उसमें वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई स्कीम? सुकन्या समृद्धि योजना वो भी 18 योजना सुनी है? जी मैम, हाँ। क्या है? बाल विवाह की सूचना दी जाती है इसमें ग्रामीणों के द्वारा, और उनका नाम गोपनीय, मतलब वो गोपनीय तरीके से दी जाती है, उनका नाम पब्लिक नहीं किया जाता है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, क्या इस स्कीम के आने के बाद सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है? हाँ, सुधार हुआ है मैम। कैसे, आप बोल सकती हैं? मैम आंकड़ों के आधार पे बोल सकते हैं। जो 2011 का जो सेंसस है उसमें 949 है, और मैम अभी वर्तमान में 1000 प्लस चला गया है। झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है? मैम ये पूर्वी सिंहभूम में है। कि पश्चिम सिंहभूम में? जी पश्चिम सिंहभूम। और पश्चिम सिंहभूम किस मामले में झारखंड में विशेष है? वहाँ पे एक सारंडा फॉरेस्ट है, और टिस्को कंपनी है वहाँ, सॉरी जमशेदपुर में है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा एरिया वाइज ये झारखंड का सबसे बिगेस्ट जिला है। और यहाँ पर वन का भी जी फॉरेस्ट में ये क्षेत्रफल वाइज भी सबसे ज़्यादा है जी। और मिनरल्स के मामले में झारखंड में जी अच्छा कंडीशन है। ये बताइए, अक्सर जो धनबाद वाला सेक्शन है और कोयला फील्ड है, वहाँ अक्सर बच्चे जो हैं कोयला क्षेत्र में काम करते हुए दिखते हैं, तो इसको आप क्या समझती हैं? क्या ये बाल श्रम है या वो क्या कर रहे हैं कोयला की? मैम अगर उनकी आयु 14 वर्ष से कम है तो ये बाल श्रम ही होगा। हाँ, तो इसके अगर आपको इस क्षेत्र में पोस्टिंग मिलती है तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रयास करेंगी? मैम उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ड्रॉप आउट की सूची बनाकर उनके लिए योजना तैयार किया जाएगा, और उन्हें जो सरकारी स्कीम्स है उनकी जानकारी दी जाएगी, और उनके माता पिता का काउंसलिंग कराया जाएगा, और विद्यालय में स्कूल आने के लिए जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिससे ज़्यादा बच्चे स्कूल से जुड़े। बहुत अच्छा। ये बताइए, झारखंड में मानव तस्करी भी एक समस्या है जी। पहले तो ये बताइए कि जो मानव तस्करी होता है उसका एम क्या है, क्यों किया जाता है मानव तस्करी? उनसे मजदूरी कार्य कराने के लिए, वो कम पैसे में अफोर्ड कर लेते हैं, बच्चों को वो पैसा कम देना होता है। और उसके अलावा भी कोई और रीज़न है? रिकॉल नहीं कर पा रहे। जैसे मानव तस्करी, एक तो मजदूरी बाल श्रम करवाते हैं, है ना जी, और बड़े बड़े शहरों में उन्हें बेचा जाता है, कम पैसे में उन्हें अच्छे वर्कर मिल जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी उन्हें भेज दिया जाता है जी, उनसे अपराध करवाए जाते हैं, संग भिक्षावृत्ति के लिए जबरदस्ती का संगठित अपराध करवाया जाता है, अंगों का जो बोलते हैं कि तस्करी वो होता है। इसके अलावा उन्हें गलत कार्यों में बच्चियों को लगा दिया जाता है। ये सब बहुत सारे कारण हैं मानव तस्करी के। क्या मानव तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार प्रयास कर रही है? जी मैम। क्या कर रही है? मैम इसके लिए स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जा रहा है, मिड डे मील दी जा रही है विद्यालय में, और मैम प्रशासन के द्वारा भी जो मानव तस्करी का जो नेटवर्क है उसे पकड़ने के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि यदि आप CDPO बनती हैं तो आपके तहत जो भी आपको एरिया आवंटित किया जाएगा वो और एरिया से ज़्यादा डेवलप हो, उसके लिए आप क्या करिएगा? मैम जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका आधुनिकीकरण पे जोर देंगे, और मैम डिजिटल माध्यम से वहाँ पे डाटा मॉनिटरिंग करेंगे, और मैम जो पोषण वाटिका होगा वहाँ पे जो स्थानीय अवेलेबल फूड होंगे
उसको वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और मैम जो HCM का जो मेन्यू होगा वहाँ पे जो प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन्स और हाई एनर्जी वाले जो खाद्य सामग्री होंगे उन्हें अनिवार्य कर देंगे मेन्यू में। ये बताइए कि झारखंड जो है, आपको लगता है कि महिला और बच्चों के संबंध में कुछ भी डेवलपमेंट किया है अभी तक? कुछ आंकड़ों के आधार पे आप कह सकती हैं कि हाँ इस क्षेत्र में सुधार हुआ है? हाँ, मैं आंकड़ों के आधार पे कह सकते हैं सुधार हुआ है। मैम जो राष्ट्रीय फैमिली सर्वेक्षण के आंकड़े हैं उसमें हर साल कुछ न कुछ सुधार हो रहा है, जैसे कि मातृ मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में, लिंगानुपात में और ड्रॉप आउट रेट में भी कमी हो रही है मैम। CDPO किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? मैम ये महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। अच्छा, झारखंड में इस डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहे, एक्चुअली देखे ही नहीं हम इसको। भारत में अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। ICDS की शुरुआत कब हुई थी? 1975। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। कुल कितने सेवाएं दी जाती है? मैम 6th। कौन सा? पूरक पोषण, प्री स्कूल एजुकेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ और एजुकेशन शिक्षा और मैम रेफरल सर्विस। और एक हेल्थ चेकअप जी। अच्छा, स्कूल पूर्व शिक्षा क्या है? मैम यहाँ पे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा दी जाती है ताकि आगे की कक्षा में उन्हें परेशानी ना हो। हमारा लाभार्थी ग्रुप क्या है ICDS? मैम 0 से 6 ईयर के बच्चे और प्रेग्नेंट और धात्री माताएं और किशोरी को कौन सा लाभ दिया जाता है ICDS के द्वारा? मैम वैक्सीनेशन की जाती है। और आयरन एंड फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। और मैम इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। पोषाहार दिया जाता है कि 0 से 6 ईयर तक। किशोरियों को 3 से 6 ईयर तक मैम। किशोरियों को दिया जाता है कि नहीं पोषाहार? किशोरियों को नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि किस उद्देश्य से ICDS की शुरुआत की गई थी? मैम ये टारगेटेड अप्रोच है, ये कुपोषण को कम करने के लिए और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और एनीमिया ये सब को कम करने के लिए की गई है। कुपोषण कम हुआ है या नहीं? 1975 में शुरुआत हुआ, उसके बाद हुआ है मैम, पहले से हुआ है जी। आज की डेट में कितना है झारखंड का? मैम 39% है। 39% जी। अच्छा, ICDS का जो सेवाएं हैं वो और उसमें किस किस डिपार्टमेंट का सहयोग रहता है? मैम शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और मैम इतना ही। और PHD मानव संसाधन विभाग। PHD है, शौचालय के लिए ग्रामीण विकास विभाग है जी। तो सारे विभाग को इंटीग्रेटेड क्यों नाम दिया गया है? जी, इंटीग्रेटेड नाम देने का पीछे कुछ तो कारण होगा ना? जी, सारे विभाग के कोऑर्डिनेशन से काम करता है ये। अच्छा, आप एक CDP के रूप में किसी ब्लॉक में कार्यरत है, आपके नीचे कौन कौन से लोग काम करते हैं और आपके ऊपर कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी कार्य करते हैं? मैम ऊपर में DPO। हाँ। और मैम नीचे में सुपरवाइजर। हाँ। और जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। ठीक है। और राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पे महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव होते हैं। डायरेक्टर होते हैं? जी, डायरेक्टर भी होते हैं। डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आप कहीं पर केंद्र पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पता चलता है कि वहाँ की कुछ बच्चियाँ जो है स्कूल में नामांकित नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? मैम उसके पास आधार कार्ड नहीं है जिसके बिना उसका नामांकन नहीं ले रहा है स्कूल।
हम प्रशासन के सहयोग से उसका आधार कार्ड बनवाएंगे और उसको स्कूल भेजने के लिए उसके माता पिता को जागरूक करेंगे और स्कूल में जो स्कीम्स चलाई जा रही है उसकी जानकारी देंगे। और मैम जागरूकता के लिए वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से कैंपेन करेंगे। और मैम मंथली वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं ड्रॉप आउट को रोकने के लिए और विद्यालय में नामांकन के लिए। ड्रॉप आउट जो है वो लड़कों के पीछे लड़कियों में ज़्यादा है, ऐसा क्यों? मैम एक धारणा भी है कि लोग लड़कियों की शिक्षा को थोड़ा कम महत्व देते हैं, एक रूढ़िवादी धारणा भी हो सकती है। और दूसरा मैम घरेलू कार्य की जिम्मेदारी के कारण भी वो विद्यालय छोड़ देते हैं और मैम अभाव के कारण भी विद्यालय छोड़ देते हैं। कई बार शौचालय भी नहीं होता है स्कूल में, इसलिए बच्चियाँ स्कूल छोड़ती हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसका कुछ लाभ मिला है समाज में? जागरूक हुए हैं लोग? जी मैम। उद्देश्य क्या था इस? भ्रूण हत्या को रोकना और वो ड्रॉप आउट रेट को कम करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को सुधारना, रोजगार सृजन करना। जी। अच्छा, आज का 2 इंटरनेशनल न्यूज पेपर में क्या न्यूज आया है? मैम एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे अमेरिका के द्वारा जी अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और एक मैम शायद एक बाइक का AI संचालित बाइक का निर्माण किया गया है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों अमेरिका द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है? या तो अपहरण की मैटर आ रहा कि अपहरण कर लिया गया है, आपको क्या लगता है? मैम ये अपहरण ही कर सकते हैं क्योंकि उनके घर से उन्हें उठाया गया है, बेडरूम से। जी। अच्छा, पहले जो मनरेगा था उसके बाद फिर जी राम जी उसका नाम चेंज करके आया विकसित भारत, वो दोनों में क्या अंतर है? मैम नाम में भी अंतर है, पहले महात्मा गांधी के नाम से था और इसका कुछ प्रोविजंस को भी चेंज किया गया है। जैसे कि मैम पहले 100 डेज के लिए रोजगार था और अभी 125 डेज के लिए है। और मैम पहले ये मतलब बस काम उपलब्ध करवाता था और अभी इसमें स्किल पे भी जोर दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट। जी ठीक है रवि सर, थैंक यू मैम। वेनेजुएला पर क्यों प्रभाव स्थापित करना चाहता है अमेरिका, क्या लग रहा है आपको? सर वो एक तानाशाह कंट्री थी और आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त था, इसलिए। आतंकवादी या फिर अफीम वगैरह नशीले पदार्थ? जी। तो इतना चिंता अमेरिका क्यों कर रहा है? सॉरी, क्योंकि वो यूएन का हेड है, इसलिए। कौन? अमेरिका। यूएन का हेड? सर हम यही समझ पा रहे हैं, इसमें ऐसे डिटेल्स नहीं देखे थे। इकोनॉमिक सेक्शन में जाइए, वहाँ तेल का भंडार है। जी, तेल का भंडार है, उसको बोलना है। जी जी। यूएन का हेड यूएन ही होगा ना, उसमें ये सब मेंबर होते हैं हर एक कंट्री। प्रभाव ज्यादा है लेकिन उससे नहीं बोलना है। हाँ, प्रभाव ज़्यादा है इसका। हम मतलब ये समझ गए थे कि शायद यूएन का हेड है इसलिए ऐसा कर रहा। हेड नहीं, मेंबर। अच्छा, किस डैम को विकसित करने की बात कह रहे हैं हेमंत सोरेन? सर धुरवा डैम, यहाँ पे चाय भी पिए थे जाकर। हाँ, वहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं बताइए? धुरवा डैम को अगर डेवलप किया जाएगा सर पर्यटन का संभावना है और बिजली। और क्या क्या लाभ होगा? पर्यटन को प्रत्यक्ष दिख रहा है। जी, पर्यटन, बिजली और सर वहाँ पे सड़क बनाया जा सकता है। और पर्यटन सर इतना ही रिकॉल कर पा रहे हैं। रिकॉल नहीं करना है, बताइए। रिकॉल करने की चीज थोड़ी। पर्यटन अगर डेवलप होगा तो क्या क्या लाभ होगा उसको बताइए। वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे दुकान वगैरह खोले जाएंगे, होटल का निर्माण होगा, रोजगार मिलेगा वहाँ पे। हाँ, रोजगार, रेवेन्यू जनरेट होगा। ये बताइए ILO की स्थापना कब हुई थी? सर 1919 में। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? सर एक रोजगार जनरेट करना,
और श्रमिकों को सुरक्षा देना। सिद्धांत, श्रम कोई वस्तु नहीं है जी। कहीं भी अगर पिछड़ापन है तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, कहीं भी गरीबी है तो जी। और गरीबी से संघर्ष करने के लिए सभी लोग मिलकर संघर्ष करें, सभी देश मिलकर संघर्ष करें। कोई भी नया मेंबर अगर बनना चाहता है ये लोग का, तो कितने मेंबर्स की सहमति आवश्यक होगी? मे बी 75। राइट। इसके कुछ ऑर्गन्स का नाम बताइए। ये लोग इसका जो पार्ट होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और एक गवर्निंग बॉडी और एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सेवा कार्यालय जी। कार्यालय। आप हिंदी से ऑनर्स किए हुए हैं, ये बताइए कि महिला और बच्चों से रिलेटेड घटनाओं का कुछ ऐसा स्टोरी आप पढ़े हैं जिसने आपको प्रभावित किया हो तो बताइए। सर, मुंशी प्रेमचंद की गोदान है। नहीं, कहानी उपन्यास नहीं सर, एक आपका बंटी। उसमें बच्चों के बारे में बताया गया है, महिला के बारे में? बच्चे के बारे में। किस पहलू को उसमें उजागर किया गया है? मतलब माता पिता के अलगाव के बाद जो बच्चे की मनोस्थिति होती है, अच्छा। उसके बारे में दिखाया गया, उसके मानसिक द्वंद्व को। सर, ये उपन्यास है पर। वो भी उपन्यास? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। माता पिता अगर अलग हो जाते हैं तो बच्चों की मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आपको अनुभव हुआ पढ़ने के बाद? मतलब वो दोनों के साथ रहता है पर वो मतलब दोनों के साथ रहना चाहता है पर वो संभव नहीं हो पाता, दोनों अलग जगह पे रहते हैं। तो उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब उसका पढ़ाई बाधित होता है और वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। मान लीजिए कि आप कहीं पर आंगनवाड़ी खोलना चाह रहे हैं और वहाँ के स्थानीय ग्राम सभा के द्वारा ही विरोध किया जा रहा है जी। और आपका खोलना मजबूरी है। उस गांव में आंगनवाड़ी का अलॉटमेंट आया हुआ है सरकार की ओर से और ग्राम सभा ही नहीं चाह रही, तो इस स्थिति में कैसे होगा फिर आगे? क्या उपाय करेंगे? ग्राम सभा से बात करेंगे, पहले बात करके सुलझाने का प्रयास करेंगे और जो वहाँ के जो स्थानीय प्रमुख होंगे, जो धार्मिक प्रमुख होंगे, जिनका प्रभाव होगा, उनके थ्रू भी उन्हें समझाया जा सकता है। और मैम आंगनबाड़ी का जो फ़ायदा है, सॉरी सर, उसके बारे में उन्हें बताएंगे कि ये मतलब उस गांव के लिए सही है, वहाँ के बच्चों महिलाओं के लिए। और सर, अगर वो ज़्यादा विरोध कर रहे हैं तो फिर प्रशासन की मदद ली जा सकती है। ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा के विरुद्ध प्रशासन, वो ग्राम सभा नहीं, प्रशासन के पास नहीं जा कुछ लोग करेंगे तब प्रशासन यूज कीजिए। यहाँ समझाना ही उपाय है। हाँ। और समझा लेंगे क्योंकि बहुत सारे जागरूक लोग होते हैं। हो सकता है विरोध कुछ खास लोगों के माध्यम से ग्राम सभा के रूप में विरोध का कारण जानेंगे क्यों कर रहे हैं। हाँ, सॉल्व करने का, प्लस ग्राम सभा को विश्वास में लेकर के ही चलना है क्योंकि ग्राम सभा के जो सारे वयस्क लोग होते हैं, सारे मेंबर होते हैं ग्राम सभा में, तो उनको विश्वास में लेना। कुछ खास लोग इस तरीके के करेंगे तो प्रशासन का मदद बोलिएगा। ऐसा देखा गया है कि आंगनवाड़ी क्षेत्रों में जो ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है और जहाँ ज़्यादा पिछड़े नहीं होते हैं वहाँ बच्चे कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? पिछड़े क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या अधिक रहती है। सर, यहाँ पे ज़्यादा उम्र के बच्चे भी आ जाते हैं या फिर विद्यालय वहाँ पे संचालित नहीं होता नियमित, तो फिर वो आंगनवाड़ी केंद्र से लाभ लेते हैं। विद्यालय भी है तो भी उन दोनों का तो अलग अलग सेक्टर है ना। वहाँ तो 6 ईयर तक है, विद्यालय में 6 ईयर के बाद है जी। तो मतलब 0 से 6 ईयर के बच्चे ही ज़्यादा आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? सर, अभाव बोल सकते हैं। गरीबी, पिछड़ापन के कारण एक समस्या आ रही है आपके आंगनवाड़ी सेंटर में कि प्ले स्कूल में ज़्यादा भेज दे रहे हैं बच्चों को माता पिता, आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं भेज रहे हैं। किस प्रकार से बच्चों को आकर्षित करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर की ओर?
या जरूरी नहीं है आकर्षित करना? जहाँ भी पढ़े बच्चों को पढ़ना जरूरी है, क्या लगता है आपको? जैसे प्ले स्कूल में उन्हें पोषण नहीं मिलेगा, आंगनबाड़ी में उन्हें पोषण और वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप ये सब भी किया जाएगा, तो वो सब के बारे में बताएंगे। मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ना नहीं भेज रहे हैं आंगनबाड़ी में, वैक्सीनेशन को रेडी हैं, तो क्या आप फोर्स करेंगे कि आप पढ़ने को भी भेजिए? पोषण लेना नहीं चाह रहे हैं यहाँ से तो पोषण लीजिए, केवल वैक्सीनेशन लेकर के क्यों चल जा रहे हैं? जी, बात करके उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े रहने के लिए। जरूरी है क्योंकि कि वो उनको बच्चों लाया के जाए नाम से आंगनबाड़ी पोषण में, आता है। आवश्यक नहीं है। आंगनबाड़ी में लाना जरूरी है ऐसे बच्चों को, या फिर आवश्यक नहीं? जरूरी है लाना सर। अगर वहाँ पोषण मिल रहा है और शिक्षा मिल रहा है तो भी जरूरी है। फिर वो उनके इंडिविजुअल, मतलब उनका अपना चॉइस होगा, फिर वहाँ से अपना वो नामांकन रद्द करवा सकते हैं। वहाँ जांच वगैरह आपको करवा सकते हैं उन बच्चों के बीच में। हाँ। अगर ठीक ठाक उनका पोषण है और ग्रोथ वगैरह ठीक ठाक है तो फिर कोई मैटर नहीं है, हाँ। है ना? इन्हीं सरकार, पोषित बच्चों के लिए, हाँ, सरकार हर चीज अकेले ही नहीं कर सकती है। अगर निजी क्षेत्र का भी सहयोग मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन हो या ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, सब किया जा सकता है समय समय पर जी। अगर वो प्राइवेट में प्ले स्कूल भी भेजना चाहते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है। चतरा के कुछ पर्यटन क्षेत्रों के बारे में बताइए। सर, भद्रकाली मंदिर, कालेश्वरी पहाड़, और गोवा वाटरफॉल्स, डूमर सुबूर, और अभी सर हाल में इको पार्क भी खोली है। इको पार्क जी। चतरा के आसपास कौन कौन से जिले और कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री में हैं? सर, एक बिहार है, और सर जिला में ये रांची है, हजारीबाग, लातेहार, पलामू। अच्छा, झारखंड में सीडीपीओ के समक्ष सामान्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के दौरान? सर, एक सुदूर क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर उन्हें कनेक्टिविटी में परेशानी हो सकती है। अच्छा। और सर संसाधन का अभाव, और सर कुछ सामाजिक रूढ़ि मान्यता। और महिलाएं बहुत कुपोषित हैं, बच्चे महिलाएं देश में टॉप लेवल पर, हाँ, तो स्पेशल केयर उनको करना पड़ता है। जी। यहाँ पर मातृत्व मृत्यु दर कितनी है झारखंड? सर 90 है प्रति 1 लाख। NFHS 5 के अनुसार बताइए। सर 90 है ना? 118 है। 18 118। ये देश से बेहतर है राष्ट्रीय औसत से या खराब है? सर शायद कम है। हाँ, NFHS 5 के अनुसार यहाँ का IMR बताइए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो 90 है। वो 38। दोनों में डिफरेंस क्या है आकलन करने में, IMR और MMR में? कितने बच्चों या कितने महिलाओं पर काउंट किया जाता है? सर, वो जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 बच्चों पे की जाती है, और मातृ मृत्यु दर वो 1 लाख माताओं। वेरी गुड। और ये जो शिशु मृत्यु दर होता है वो कितने वर्ष के बच्चों तक का काउंट होता है? 0 से 6 वर्ष। नहीं, 0 से 5। 1 वर्ष। जिस शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष, और बाल मृत्यु वो 0 से 6। हाँ, बाल मृत्यु दर अलग होता है। TFR झारखंड का कितना है टोटल फर्टिलिटी रेट? सर 2.1 है। वो तो आदर्श है ना, झारखंड का थोड़ा सा अधिक है। 2.3 है। मैं हाँ हाँ, थोड़ा सा अधिक। आदर्श आइडियल होता है 2.1। कितने परसेंट झारखंड की महिलाएं एनीमिक हैं? 65 से 70%। वेस्टिंग का कितना केस है झारखंड में, कितना परसेंट? 39%। वेस्टिंग का 22%। ये वेस्टिंग का 22 है, स्टंटिंग का है 39। वेरी गुड। बाला पेंटिंग क्या है आंगनवाड़ी के संदर्भ में? क्या बाला पेंटिंग? सर इसके बारे में तो जानकारी नहीं है।
बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग को जो पेंट किया हाँ। जाता है गिनती वगैरह लिख के, बिल्डिंग एज Flowers लर्निंग ये एट। सब। हाँ जी बिल्डिंग में जो है। किचन गार्डन क्या है? वहाँ मतलब साग सब्जी ये सब लगाया जाता है, जैसे कि मोरिंगा, पालक का साग, बथुआ का साग, सब्जी ये सब। पोषण 2.0 जो आया है उसके तहत सामान्य आंगनवाड़ी को सक्षम में बदलना है या मॉडल में बदलना है? सक्षम में। तो फिर मॉडल आंगनवाड़ी क्या है? सर दोनों तो एक ही कॉन्सेप्ट है ना? दोनों अलग कंसेप्ट है। अलग है। मॉडल झारखंड सरकार का है। अच्छा, मॉडल झारखंड सरकार का। सक्षम पूरे देश में चलते हैं। पोषण 2.0 के अंतर्गत। हाँ वो पूरे देश में मॉडल है, किसी खास को और बेहतर बना देना झारखंड सरकार का, जो मॉडल बन जाए, जैसा नाम से पता चल रहा है। वो हो सकता है सक्षम से भी बेहतर हो जाए, लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं, हर प्रोजेक्ट में 1-2 हो सकता है। शायद मॉडल के लिए 80 आंगनबाड़ी का चयन हुआ। हाँ वो मॉडल होगा, यानी कि बाकी के लिए एक तरीके से आपका प्रेरणा होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आप कैसे बढ़ावा देंगे आंगनवाड़ी में CDPO के रूप में? सर बैठक मीटिंग करके, जागरूकता रैली करके और नुक्कड़ नाटक, पोस्टर के माध्यम से। इसका क्या लाभ होगा? सर मतलब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जानकारी जाएगा उनके पास, वो जागरूक होंगे। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास संसाधन कम है, आप CDPO हैं, किसी 1-2 मंथ में ऐसा होता है जी, और चलाना भी है आपको जी, जो भी THR HCM और जो चलता है, ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी को कैसे एक्टिव रखेंगे? सारे आंगनवाड़ी को, सरकार को आप काफ़ी लेटर भी लिख रहे हैं लेकिन संसाधन उस पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब HCM का सामग्री, हाँ वो कमी हो गया है जी, बच्चों को पोषक पदार्थ जो देना है ना वो कमी हो गया है। कैसे कंटिन्यू रखिएगा फिर स्थानीय लोगों का हेल्प ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और लोकल पंचायत का भी हेल्प ले सकते हैं अस्थायी रूप से जी, सहायता टेम्पररी करा- के लिए। हाँ जो कि पोषक पदार्थ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो तो उनसे हेल्प लिया जाएगा क्योंकि उनके ही बच्चे हैं। ये बताइए सर, और आगे संसाधन प्रोवाइड कराने के लिए वो किनको बोल सकते हैं? मतलब वो किनको बोला जा सकता है? तो हायर ऑफिशियल को ही बोल लिएगा ना। हाँ। तो रेगुलर उन लोग तो सप्लाई मतलब करेंगे। जिला स्तर पे होता है। हाँ जिला स्तर। बाकी अस्थायी रूप से गांव वाले साथ दे सकते हैं। जब ये कहा जाएगा कि नहीं कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर यही है उत्तर, है ना? स्थानीय लोगों से हेल्प। समर का फुल फॉर्म बोलिए। सॉरी फिर कंफ्यूज हो रहा है इसमें। स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। वेरी गुड। FRS का फुल फॉर्म? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। NRC? सर NRC में कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। जी। MTC? माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर। HBNC? HBNC सॉरी शायद बच्चों के देखभाल के लिए। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जी, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। महिला हेल्पलाइन नंबर? सर 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन? चाइल्ड सर रिकॉल नहीं कर पा रही इसका। 1098। वो चाइल्ड का 1098 है। हाँ, महिला का 181 जी। अगर एम्बुलेंस मंगवाना हो सामान्य रूप से तब किस नंबर पर कॉल किए जाते हैं? सर 108 पे। अभी नया नंबर जारी हुआ है ना? 102 हुआ है शायद। और अगर इमरजेंसी वाला जो एम्बुलेंस है 108 में ही रहेगा। अच्छा, इमरजेंसी वाला 108 और जो महिला सामान्य के रूप लिए? से हाँ वही महिला वाला इमरजेंसी जो होता है ना 108 और इससे एम्बुलेंस। और 112 जो नया ऐसे जनरल पर्पस से 102 इमरजेंसी नंबर। और इसके अलावा स्वास्थ्य हेल्पलाइन के लिए 104। हालांकि सबको एकीकृत करके 112 करने का प्लान है। वही तो हो गया है 112, जिसमें आप कोई भी समस्या और डायरेक्ट। झारखंड में वन का प्रतिशत कितना है 2023 के डाटा के अनुसार? लगभग 29 है सर।
और कितना होना चाहिए सुरक्षित पर्यावरण के लिए? 33 होना चाहिए। ठीक है अंकिता जी, यस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।